हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कुछ जो है सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात किया था। और उसके बाद जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद में मैं बोला था जो इम्पल्स से रिलेटेड हम बात करेंगे लेकिन आपको हम बता दें जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो है हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ जो है आपको जो है इक्वेशन मोशन का सारी जो है आप फार्मूला जो है वहाँ आप लोग जो है याद किए होंगे। और जो है उसको जो है हम यहाँ थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, 2-3 फार्मूले। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, तो पहले हम जो है डिराइव कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो हम जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस में क्या कहते हैं, हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो हम लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी डिराइव फ्रॉम द equations of motion can be derived from Newton's second law of motions. Second law of motion. हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो है हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम डिराइव कर सकते हैं। और इसका जो है हम जो देख रहे हैं एक फार्मूला देखा तो फोर्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जो कि ये मेरा कोर है न्यूटन सेकेंड लॉ की। डी पी अपॉन डी टी, पी क्या है, मोमेंटम है, तो एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होगा। और एफ इक्वल टू कितना है, हम एम ए लिख सकते हैं। और डी पी इक्वल टू कितना है, डी एम वी अपॉन डी टी। एक बात आप बताइएगा, तो ये डी का मतलब समझते हैं कि नहीं? इसका मतलब होता है स्मॉल चेंजेज होता है, बहुत ही छोटा चेंज पर जो है हम ये काम कर रहे हैं। तो इसे क्या करते हैं, एम ए इक्वल टू हम एम डी बी अपॉन डी टी हो गया। हम एम और इस एम को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। और ए और डी टी इक्वल टू कितना हो गया, डी वी हो गया। हम इसे आसानी से जो है सोल्व कर लेंगे। तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे कितने, 0 से टी तक, और इसके u से v तक हम करेंगे। तो ए टी इक्वल टू कितना होगा, ए टी होगा ए, इसे टी का वैल्यू कितना टी ले लेंगे। कुछ हम एक स्टेप यहाँ जो है छोड़ रहा हूँ, और क्या होगा, v माइनस यू हो गया इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो मैंने ये जो है इक्वेशंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है मैंने डिराइव किया है। वही हम जो है अब दूसरा जो है फिर इसको जो है हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपने फार्मूला देखेंगे, वो भी हम डिराइव करते हैं। तो इसे डी वी को डी एक्स अपॉन कितना हम ले सकते हैं, डी टी इक्वल टू हो गया इक्वल टू कितना है, यू प्लस हाफ डी एक्स अपॉन डी टी हो गया यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी हो गया। और कितना u प्लस ए टी हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी। और इसे कितना डी टी से जस्ट इसको इस साइड लेकर के आया हूँ। तो डी एक्स को कितना हम जो है इसे 0 से एस लिख सकते हैं, डिस्टेंस से एस लेंगे। और इसमें कितना है यू टी हो गया u, और डी टी को इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी, और प्लस ए टी डी टी हो गया। और इसको भी 0 से टी तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एस इक्वल टू कितना हो गया, यू टी हो गया, और प्लस हो गया ए टी और डी टी हो गया, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो ए और टी स्क्वायर बाय 2 हो गया। ओवरऑल मेरा ये भी फार्मूला एक प्रूव हो गया। आप इसे नोट करें, मैं दूसरे फार्मूला जो है डिराइव करता हूँ। उसके बाद जो है हम तीसरे फार्मूला जो हम डिराइव करेंगे। और जो है आप लोग जो है एक्सेलरेशंस का जो फार्मूला आपने एक लोग पढ़ा होगा, जो भी डी वी अपॉन डी एक्स आपने पढ़ा होगा। ये है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये बहुत जगह जो है ये कहीं यूज होता है इसका। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये देखते हैं, ए हो गया और कितना हो गया, डी एक्स हो गया। इसका भी हम भी और डी भी कितना, हम इसे भी सॉरी यू से भी तक करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू से भी तक, और इसे भी कितना है 0 से एस तक हम करेंगे। एस मतलब डिस्टेंस यहाँ भी ले सकते हैं। तो कितना होगा ए और इंटू कितना होगा एस बराबर होगा वी स्क्वायर बटा 2।
तो इधर कितना हो गया v²/2 और u से v तक हो गया। ये 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना, सॉरी, तो 1/2 ये s इक्वल टू हो गया 1/2 कॉमन लेंगे और इधर कितना हो गया ये v² - u² हो गया। तो इसे 2as इक्वल टू कितना होगा v² - u² हो गया। तो v² बराबर कितना हो गया u² और प्लस 2as हो गया। v² इक्वल टू आपको दिखाएं v² इक्वल टू हो गया u² प्लस 2as और 2a और s हो गया। ये भी आपने फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा आपने इसको रटा होगा, बहुत 9th में भी लगभग पढ़ लिया जाता है, ये सब पढ़ा देते हैं सर सब। तो ओवरऑल जो है मैं ये ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो है कुछ डिराइव करने का सीखा हूँ। लेकिन जो है हमें इसे आगे भी पढ़ना है और हम इससे क्या है इम्पल्स इसके आगे जो है शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग जो है तब तक जो है आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो है लाइक बटन भी दबा दे और बेल आइकॉन भी जो आप लोग जो है ऑन कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंचेगा। जब भी आपको वीडियो अपलोड होगा तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आसानी से पढ़ लेंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे लाइक करेंगे। और आज से हम एक चीज़ आप लोगों के पास देना चाहता हूँ, CSS। इसका मतलब हो गया आपको अपना क्वेरीज जो है एक कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज लिखेंगे, उसके बाद हो गया ये क्या है आप जो है शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद होगा ये कितना सब्सक्राइब कराएंगे। किसने दोस्त को भी ये शेयर करके जो है बोलेंगे सब्सक्राइब करो, है सब्सक्राइब कर लो। सर का जो है जो इसे जो है ग्रो भी करेंगे सर भी और मेरा भी प्रयास हो जाएगा, तो आप लोग का भी प्रयास हो जाएगा और जो है चैनल भी ग्रो है। चैनल ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है ये CSS जैसे भी आप लोग को बोला जाए तो आप लोग जो है ये जो समझ जाइएगा। जो CSS जैसे ही हम बोलेंगे कि आप लोग ये 3 काम आप लोगों को करना है और जो है जिससे कि आप लोग को देखिए आप लोग जितना पढ़ेंगे तो उतना अच्छा आएगा। मेडिकल कॉलेज में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो है शेयर करिए भाई, ज्ञान बांटना चाहिए जिससे सभी जो है हमारा देश का शिक्षित हो। तो शिक्षित होगा तो जब आप लोग जो है हर आदमी को जो पढ़ाएंगे तो वही शिक्षित होंगे। पढ़िए पढ़ाइए यही सब होना था। तो हम इससे बात हम क्या है इम्पल्स से हम बात करेंगे। हम यहाँ जो है इम्पल्स ने लिखा है, क्या है इम्पल्स। हम आखिर ये इम्पल्स क्या होता है, देखिए बहुत ही लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो अगर वो किसी बॉडी पर इम्पैक्ट करता है या वो लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं इम्पैक्ट करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो चेंज इन अगर किसी भी बॉडी के पास वेलोसिटी होने के बाद क्या है तो उसके पास मोमेंटम होता है और मोमेंटम होने के कारण जो है उसके पास कहते हैं जितना ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उसके लिए मोमेंटम चेंज होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में जैसे ही लगेगा उस पर वो इम्पैक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो अगर लार्ज फोर्स जो अगर लगे तो क्या होगा उस पर जो है मोमेंटम जनरेट होगा। अगर हम उसे कहें तो चेंज इन अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम is called impulse. When a large force act on a body, act on a body for very short duration of time। इतना ही है। और इससे जो है हम देखे हैं इस पर जो है क्वेश्चंस जो है बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हो गए, आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले जो है हम क्या चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। जो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या है तो
dp अपॉन dt क्या है, और dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, बहुत ही छोटा चेंज है, स्मॉल चेंज है, और ये भी छोटा टाइम है। तो इससे हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू डी टी इक्वल टू कितना हो गया, डी पी हो गया। और ये मेरा क्या है, ये चेंज इन इम्पल्स है, और ये कितना होगा, इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ इंटू डी टी हो गया। और ये मेरा क्या है, इम्पल्स है, एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी हमारा क्या है, ये इम्पल्स हो गया। इसका यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। कितना, फोर्स का वैल्यू कितना होता है, सॉरी फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन होता है, और टी का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड होगा। इस पर जो है हम उसके क्वेश्चंस करते हैं और फिर जो है नेक्स्ट हम देखते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, आप लोग इस पर ग्राफ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जो है आपको थोड़ा सा माथापैची करना पड़ेगा। वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई माथापैची नहीं करने होंगे, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो एक हो सकता है संजोगवश, तो जो संजोगवश होगा वो हम क्या कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो अभी संजोगवश भी क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ जो भी डाउट आएगा वो आप कमेंट में बताएंगे, और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ से ग्रुप में है, ग्रुप भी है, जो कि ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज सेवा क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, और जो है वहाँ से आपको आराम से जो है आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पूछ लेंगे, जो है बहुत सारे स्टूडेंट है, तो जो है आपको क्या कहें, तो आप वहाँ भी ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आराम से जो है आपको बता दूंगा। तो इसके बाद हो गया, हम इम्पल्स बात कर लिए, इम्पल्स से हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हम जो बात करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए उदाहरण, सॉरी नोट करिए। तो आपके पास ये बोर्ड पर क्वेश्चंस है, कहता है इफ फोर्स एफ इक्वल टू 2 अल्फा टी प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर, तो देन इम्पल्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कहता है जो इम्पल्स आता है वो क्या होता है, टाइम के फंक्शन होते हैं, और वो कितना होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। लेकिन इससे पहले जो है कुछ इम्पल्स के लिए जो है अगर ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करें, तो चलिए इसके बाद जो पहले फोर्स का लिख लेते हैं। तो 2 अल्फा टी प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर हो गया। तो इधर क्या कहते हैं, एफ, तो इम्पल्स इक्वल टू कितना हो गया, इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू डी टी। इसमें मैंने क्या किया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला था, लेकिन आप जो है साथ ही क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ। अगर ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में जो है फोर्स और इंटू टाइम के हो गया, जैसे हो गया, ये हो गया फोर्स, सॉरी ये टाइम हो गया और ये फोर्स हो गया, फोर्स लग रहा है, इस एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या फोर्स है। तो आपको अगर यहाँ कुछ इस तरह की जो है T1 है, और ये कितना है, T1 है, और ये F1 है, F1 क्या है, F1 फोर्स है। तो आपको ये बोलेगा, तो आप क्या करना है, आपको सीधा सा कितना है, इसका एरिया निकाल लेना है, और एरिया आप निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप एरिया निकाल करके यहाँ इसका क्या है, जो आप इम्पल्स निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन जो है इस क्वेश्चन में हमें तो नहीं तो ग्राफ दिया ही नहीं है, तो हम क्या एरिया निकाले भाई, तो हम यहाँ एरिया नहीं निकालेंगे, यहाँ इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ वाला अगर आए क्वेश्चन, तो आप जो है ये ग्राफ का एरिया निकाल लीजिएगा, वही आपका जो क्या है, जो आंसर हो जाएंगे, एरिया जो निकालेंगे। लेकिन ढंग से निकालना है एरिया, और जो है एरिया निकालने के बाद हम अब जो है डिस्कस करेंगे जो है इस क्वेश्चन से। 2 अल्फा टी प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर हो गया। आप लोग जो है सॉल्व करके इसका आंसर क्या है डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो आपको लगता है अल्फा बीटा आएगा, तो आप नहीं वहाँ लिख पाएंगे, तो फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो यहाँ फोर्स का हम लिखते हैं 2 अल्फा टी प्लस 3 बीटा टी, और डी टी से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और इसे ऐसा करते हैं ना हम, सॉरी 2 अल्फा टी हो गया, तो ठीक है, और इसको है 0 से टी तक हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट है, ठीक है, ही टर्म में आएगा। तो इम्पल्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 अल्फा टी और डी टी प्लस हो गया और 3 बीटा टी डी टी।
इसे भी कितना है 3 बीटा अल्फ़ा टी स्क्वायर था ना, तो ये भी कितना हो गया टी स्क्वायर और टी स्क्वायर हो गया। हम इसे लगता है आसानी से यहाँ इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो 2 अल्फ़ा टी स्क्वायर बटा 2 हो गया और प्लस हो गया 3 बीटा टी क्यू अपॉन 3 हो गया। देखिए यहाँ आप कहेंगे कि सर आपने क्या किया, यहाँ जो है ये नहीं लगाया है, तो ठीक है 0 से टी तक लगा दो, 0 से टी टाइम तक है, क्योंकि फंक्शन ही टी में आएगा तो हमें ज़्यादा उतना जो नेट इनसे लेना है, फिर भी हम जो है कर दिए हैं। अब जो है इस यहाँ कैंसिल आप कर सकते हैं इसको, और ये भी इसको कैंसिल आप कर देंगे। तो इसका इम्पल्स क्या हो गया, इम्पल्स जो है हो गया अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यू, अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यू, ये क्या होगा मेरा आंसर होंगे। तो आप आसानी से क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। लेकिन इसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका कि हमें बहुत दिन जो है तेजी से क्या था, इंतजार था। और जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और उसके बाद है पुली वाले सवाल आएंगे, पुली वाले, लेकिन आज पुली वाले सवाल नहीं आ पाएंगे। जो हम करेंगे कुछ लिफ्ट वाले सवाल करेंगे। लिफ्ट वाले जो है बहुत सारे पूछा जाता है, कभी आदमी को बैठा देता है लिफ्ट में, तो कभी बंदर को बैठा देता है, और कभी बंदर को जो है क्या करता है, रस्सी पकड़ के बंदर ऊपर जा रहा है, लिफ्ट में ऊपर जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो है देखेंगे वो बाद में क्वेश्चन देखेंगे, पहले जो है इसको नोट करिए। हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, और जो है न्यूटन थर्ड लॉ में हम ये जानेंगे आखिर न्यूटन थर्ड लॉ है और जो है इसका क्या रोल है न्यूटन थर्ड लॉ में, और ये क्या कहना चाहता है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहना चाहता है कि अगर ये कोई बॉडी क्या है, मास है, और दो बॉडी मास है, इस दोनों के बीच में क्या है, फोर्स लग रहा है, तो ये क्या, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है, और ये क्या है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं दोनों। न्यूटन थर्ड लॉ का कहना क्या है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो आपको क्या है, उसका जो है आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर आपने जो है कभी जो है आपने दीवार पर जो इसे करके गुस्सा आया होगा तो कहते हैं मार दो, दीवार को तोड़ दो, तो आपने दीवार तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन जो है दीवार टूटा नहीं, ऊपर खुद ही चोट लग गया है। आपने काफ़ी जोरों से उस दीवार पर जो है लगाया होगा, वो एकदम ऐसे करके तोड़ देंगे इसको, दीवार को, लेकिन उतना ही वो फोर्स इतना लगा है और जो है आप इसे करना शुरू कर दिए होंगे। आखिर ये क्या हुआ, यही न्यूटन थर्ड लॉ बताते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाते हैं वो उतना ही आपको रिटर्निंग फोर्स लगाता है, और डायरेक्शन भी अपोजिट होता है। यही ये जो है ये दो मास के बीच में है, और ये मास जो है एक दूसरे के बीच क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स ये दोनों मास जो है एक साथ आना चाहता है, और वो कुछ फोर्स की वजह से आ रहा है, और जो कि अट्रैक्टिव हम फोर्स कहते हैं, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण तो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, लेकिन ये उतना ही फोर्स ये इधर लग रहा है, वो इतना ही फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, और दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड उतना ही है। अगर मैग्नीट्यूड अगर, लेकिन इसका और एक बात है कि दोनों डिफरेंट बॉडी पर लगता है, किसी एक बॉडी पर नहीं लगता है। अगर आप देखें ये भी एक अलग बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, तो आप जो है ये अलग अलग बॉडी पर लगेगा, और जो है इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, और अपोजिट जो है इन डायरेक्शन होगा। अब देखें अगर इसमें प्लस जो है एक्स डायरेक्शन होंगे तो इसका क्या माइनस एक्स डायरेक्शन में है। वहीं आप एक चार्ज को ले सकते हैं जो Q1 चार्ज है, पॉजिटिव एक चार्ज है, और एक कितना है माइनस Q2 चार्ज है। इसमें भी दोनों कितना है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। आप यहाँ जो है चार्ज में जो आप आसानी से समझ पाएंगे, दो चार्ज अगर डिफरेंट नेचर के आते हैं तो क्या है उसमें अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। तो इधर भी कितना F फोर्स लग रहा है F1, तो इधर भी कितना है F1 फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है, क्या है अपोजिट है। अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो यही इसका न्यूटन थर्ड लॉ का कहना है, लेकिन हम इसे जो है कुछ भाषा में लिखेंगे और वो आपके सामने है, सॉरी है नहीं, हम जो है आपके सामने लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपके सामने। तो मैंने जो है यहाँ कुछ लिखा है, और जो ये है
कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, जो कि मैंने पहले बात किया था। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो भी मैंने बात कर लिया था। दे अप्लाई ऑन डिफरेंट बॉडी, और ये दोनों अलग अलग बॉडी पर जो है अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद हम इसे प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशन ले रहे हैं, और ये आप कंडीशन देख रहे हैं। कहता है कि इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेस विथ ईच अदर, दो पार्टिकल है और ये दो पार्टिकल क्या है, दो एक दूसरे से क्या है इंटरेक्ट कर रहा है, और जो है ये मूव भी कर रहा है। मूविंग कहते हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स, कहते हैं इंट्रैक्टिव फोर्स के कारण निकले। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, और कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों जो है बॉडी के बीच ही ये लग रहा है। तो इसमें जो है इसे कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के रोल इसे कहते हैं। मोमेंटम कंजर्व होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने के कारण इसमें कहते हैं मोमेंटम कंजर्व होता है। और मोमेंटम कंजर्व होने के कारण कोई चेंज नहीं होगा मोमेंटम, और चेंज अगर हम देखें चेंज इन होगा तो ये क्या है, जो m1 है और ये बॉडी m2 है, और जो m1 और m2 है और ये दोनों के हैं, दोनों में इंटरकल बाहरी फोर्स कोई नहीं लग रहा है, और एक दोनों के कारण जो है ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये मोमेंटम इसमें कंजर्व है, और कंजर्व होने के कारण और ये भी मोमेंटम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई, तो चेंज इन मोमेंटम इसमें कितना होगा, दोनों का अलग अलग वेलोसिटी होगी, मास अलग अलग है, वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, और इसका जो मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। और इसी जो वेलोसिटी के कारण इसमें फोर्स भी क्या होगा, अलग होगा। हम और इसी फोर्स डिराइव करेंगे जो कैसे ये होगा। तो देखिए चेंज इसमें मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, और मोमेंटम कंजर्व होने के कारण चेंज इन मोमेंटम इसका
रिएक्शन बट इनटू डिफरेंट बॉडी। तो दो डिफरेंट बॉडीज पर वही F1 फोर्स लगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का लगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या लगा, अपोजिट रहा। तो यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ को यहाँ एक्सप्लेन करता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं तो हम एक ही ब्लॉक पर हमें जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम इस ब्लॉक पर आते हैं और जो है इस ब्लॉक पर फोकस जब हम किए तो हमें ऐसा दिखाई दिया कि हर तरफ फोर्स है। बोलेगा भाई हर तरफ फोर्स है, बिल्कुल। यहाँ F फोर्स है, यहाँ F1 फोर्स है, इतना M1G है, नीचे भी ऊपर भी है एक फोर्स। ये दोनों को स्टेबल करेंगे और ये बॉडी आगे जाएगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा। अगर हमें नेट बोलेगा इसमें एक्सेलरेशन निकालना, जस्ट इसके बाद हम आगे बातें करेंगे। ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कितना था, कम था, तभी बॉडी आगे जा पा रही थी। अगर कम होगा तो बॉडी फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन ये बॉडी क्या है, ऊपर जो है एक्सेलरेशन, आप मान लें ऊपर जो है एक्सेलरेशन जा रहा है। लेकिन हम फ्री बॉडी डायग्राम जानना चाह रहे थे तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम जो है यहाँ जो है आपने बना लिया है। बात रही यहाँ M2 और ये छोटे वाले बॉडी का, इसका भी M2G नीचे लगेंगे और नीचे ऊपर कितना लगेंगे, नॉर्मल। भाई नॉर्मल कितना, एन दोनों सेम लगेगा, बिल्कुल नहीं। इसका N1 और इसे N2 हम ले सकते हैं। दोनों के आपको अलग अलग मास है तो अलग अलग जो है आपको यहाँ नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। बोलेंगे भाई तो इसके भी आगे भी फोर्स कोई रोकने वाला है, बिल्कुल नहीं। ये छोटे ब्लॉक के पास अगर इस ब्लॉक के आगे में देखेंगे तो कोई रोकने वाले इसको नहीं है। तो बोलेगा कि अगर हमको कोई रोकने वाले नहीं है तो ये क्या है, आज़ाद पार्टी हो गया, एकदम घूमते रहेगा, आगे क्या जाते रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। इधर आगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई रोकने वाले नहीं है तो फोर्स भी आगे नहीं लगेगा। तो ओवरऑल मेरा जो है ये न्यूटन जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और जो अगर आपने समझ गए हैं। और इसके बाद हम नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और नॉर्मल रिएक्शंस के बाद जो है फिर हम देखते हैं बंदर लेफ्ट वाले सवाल हम देखेंगे। तो आप लोग जो है इसे नोट करें। हम जो है नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में अब बात करेंगे और जो है ये नॉर्मल रिएक्शंस जो है समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ जो है एक ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक का मास कितना होगा, m होगा और वह एक सरफेस पर रखा होगा, जो कि रखा हुआ एक ब्लॉक है और जो है एक सरफेस है और इस पर मास m है। कहता है व्हेन अ स्टेशनरी बॉडी, आप ये देख रहे हैं एक बॉडी को जो कि ये क्या है, स्टेशनरी है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, एक जैसे कि तैसी रखी हुई बॉडी है। इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, दैट सरफेस एक्सर्ट अ फोर्स, और ये फोर्स जो है इस जो एक्सर्ट फोर्स करता है, इसमें क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और वो कितना होता है, नॉर्मल है। which that body on that body which is perpendicular to the surface। और ये देख रहे हैं ये सरफेस है और ये अगर ये आप सरफेस देखेंगे तो ऊपर क्या है, इस ऊपर परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री होगी, इसकी जो है एंगल होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी, और ये बॉडी के ऊपर में होगा। अगर ये सरफेस की बात करेंगे तो बॉडी ऊपर है तो ऊपर की ओर होगा। आखिर हमें ये जो है ये आखिर आता है कहाँ से, ये पहले जाननी हमें ज़रूरी है। ये सरफेस लगा रहे हैं, बिल्कुल बात सरफेस लगा रहे हैं, तो ये सरफेस का मन है जैसा कर लेगा, बिल्कुल नहीं मन है जैसे जो मन होगा वो कर देगा। इसमें ये हुआ कि इसका फोर्स बोला कि भाई हम नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, क्योंकि जो ये सरफेस पर लगा है वहाँ तो ग्रेविटी है और ये ग्रेविटी होने के कारण इस पर mg फोर्स, तो वो ग्रेविटी अपने ओर खींचेगी, फोर्स लगाएगी। तो ये mg फोर्स लगाने के कारण तब जब ये बॉडी mg फोर्स इस सरफेस पर लगाया, मान ले अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो बोलेगा क्या है, तुम अगर ये नीचे लगाया तो ये ऊपर भी फोर्स लगाएगा, कौन, ये जो है ग्रेविटेशनल। आप देखिए इधर इसे अर्थ माने आप, अब है इधर है तो ये तो इसके पास जी एक्सेलरेशन है और इस पर एक बॉडी क्या है, एक बॉडी यहाँ लगी हुई है, रखी हुई है। अब ये जो ये फोर्स लगा है और ये m इसका मास है, तो ये नीचे की ओर कितना mg फोर्स लग रही है, ये mg फोर्स लग रहा है। तो ये अर्थ ही बोलेगा क्या, तुम छोटा हो तो हम पर इतने बड़ी फोर्स mg लगा रहे हो, तो क्या हम नहीं लगाएंगे, हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं ये। तो ये बोलेगा कि हम भी तुम्हें उतना फोर्स देंगे लेकिन नॉर्मल के टर्म में देंगे।
तो ये अर्थ भी इस पर फोर्स लगाया, ऊपर की ओर बोला क्या, लो तुम तुम्हारे जैसे फोर्स लेते हैं। ये बॉडी किस पर, ये लगाया अर्थ पर, और अर्थ किस पर जो है ऊपर लगाया, बॉडी पर फोर्स लगाया। यही हमारा नॉर्मल रिएक्शंस है, और जो है ये उतना ही लगाया जितना mg के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू कितना हो गया, ये mg हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू mg हो गया। अगर आपको तराजू भी दे दे ना, इस पर तराजू पर ये रख देना, तो ये mg फोर्स ही लगाएगा, और ये हमें रीडिंग नॉर्मल इक्वल टू mg फोर्स देगा। आप तराजू जानते होंगे, वेटिंग मशीन, आप जो है वेट तोलने के लिए, तो आप आसानी जो है ये आप ये n इक्वल टू mg के बराबर जानते हैं। ये अर्थ के पास है, अर्थ हम इसलिए लिए क्योंकि आप विजुअलाइज कर सकें भाई। और इस पर आप मज़ेदार बात है, वही है दो डिफरेंट बॉडी के पास लगता है, तो ये भी कितना mg है, तो आप एक ही बॉडी पर यहाँ दिखाई देता है। लेकिन ये बताने का मेरा मकसद ये था, अगर आपको क्लियर विजुअलाइज हो जाए कि भाई दो डिफरेंट बॉडी पर दो अलग अलग फोर्स काम कर रही है। ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये कौन है, ये नीचे वाला बॉडी लगा रहे हैं ऊपर, और ये कितना नीचे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जो नीचे लगा रहे हैं उसे हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे, और जो ये mg फोर्स लग रहे हैं नीचे, वो क्या है, mg फोर्स है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ओवरऑल मेरा जो है ये खत्म हुआ, और हम इसमें जो है एक एपरेंट वेट के बारे में देखेंगे, हम एपरेंट वेट के बारे में देखेंगे। और एपरेंट वेट कितना, न्यूटन के जो एपरेंट वेट जो है हम लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट को मूव कराएंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो ऊपर नीचे हम लेफ्ट को कराएंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कितना फोर्स जो होता है ऊपर नीचे करने से। किसी आदमी को भी बैठाएंगे उसमें, और बोलेंगे तुम्हारा कितना वेट होता है, एक बार ऊपर ले जाएंगे और बोलेंगे कितना जो है ऊपर ले जाओ, और बोले इसका वेट कम होता है कि नहीं होता है। ये सब हम क्या है, एक समझिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस है, और उस कंडीशन पर जो है हम बात करते रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन है जो हमारे पास एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट जो है क्या है, रेस्ट पर है। एक्सेलरेशन कितना है इसका, लिफ्ट है, लिफ्ट में लेकिन एक ऐसा बात है, इसमें इधर तराजू इधर होता है। हाँ, तो मान लीजिए ना, एक तराजू है, यहाँ वेटिंग मशीन है, और ये एक कंटाला आदमी है, और जो है ये इस पर ये जो है कितना है, ये यहाँ जो है खड़ा है इस पर। ये लिफ्ट जो है ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ऊपर अभी नहीं जाएगी, इसका एक्सेलरेशन 0 है, या एक्सेलरेशन 0 हो, या वेलोसिटी इसके पास क्या है क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन 0 है, या वेलोसिटी क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो हम इधर जो है सीधा न्यूटन्स जो है थर्ड लॉ लगाएंगे, या जो है अभी फ्री बॉडी डायग्राम देखे थे, नॉर्मल रिएक्शंस देखे थे, तो नॉर्मल रिएक्शन से हम इधर जो है कितना लगाएंगे, नीचे mg फोर्स लगाएंगे। mg लगाएंगे तो ऊपर भी कितना लगेगा, ऊपर भी नॉर्मल हमारे पास फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन 0 है। और ये दोनों फोर्स है, mg फोर्स दोनों रेस्ट पर है, तो mg माइनस n इक्वल टू कितना होगा, ये mg माइनस n इक्वल टू कितना हो गया, ma, और एक्सेलरेशन 0 है तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा, n इक्वल टू mg। ये हमारे पास इसका एपरेंट वेट कितना हो गया, दिस इज द एपरेंट वेट, APPRENT, एपरेंट वेट हो गया, एपरेंट वेट इक्वल टू कितना हो गया, mg। एपरेंट वेट इक्वल टू कितना हो गया, mg फोर्स, यहाँ mg लगेगा, एपरेंट वेट हो गया। हमारे क्या है, कहता है इसको लिखना है क्या, जो है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। लिखिए आप लोग, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 0, देन फाइंड आउट इट्स एपरेंट वेट। एपरेंट वेट तो कितना फाइंड किया है, जब हम पहले ही लिख देते हैं एपरेंट वेट हमें निकालना है, तो FI निकालना है। पहला कंडीशन ये है, और इसके बाद हो गया हम दूसरा कंडीशन देखेंगे, व्हेन द एपरेंट वेट ऑफ, फिर दूसरा पहला कंडीशन हमने क्लियर किया, उसके बाद जो है हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। कितना, दूसरा कंडीशन देखेंगे, कहता है एपरेंट वेट ऑफ ए मैन, आप लोग लिखेंगे एपरेंट वेट ऑफ अ मैन व्हेन लेफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो है वे अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a। तो आपको देखना है इसमें एक्सेलरेशंस कितने, ये बॉडी जो है मूव कर रही है एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, और ये तब ये पॉसिबल है, एक्सेलरेशन ऊपर होगा जब नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर होगा। एक्सेलरेशन ये है तो नॉर्मल माइनस कितना हो गया, n माइनस mg,
इक्वल टू कितना हो गया, एम ए फोर्स हो गया। अब ये बॉडी ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स इस पर लगा है कितना, एन माइनस एम जी हो गया। एन नॉर्मल ज़्यादा होगा और एम जी कितना हो गया, कम हो गया, तभी ये बॉडी कितना है, ऊपर जा रही है और ये ऊपर जाती रहेगी। तो नॉर्मल कितना एम जी और ये एम ए हो गया, तो एन माइनस एम जी नेट फोर्स हो गया और वो कितने एम ए के बराबर होगा। और तो नॉर्मल बराबर कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए इक्वल टू जी प्लस ए हो गया। कितना हो गया, एम प्लस जी प्लस वे इक्वल टू ये कितना हो गया, नॉर्मल। अगर बोलेगा, अगर क्वेश्चन में आएगा जो यहाँ हम तराजू रखे हुए थे कितना वेट है बताएगा, तो जब ये एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा होगा, एक्सेलेरेशन ए से, जब ये क्या है, लिफ्ट है, क्या है ये, लिफ्ट है, लिफ्ट ए ऊपर जा रही होगी, लिफ्ट जब ये ऊपर जा रही होगी तो इसे एक लिफ्ट में रस्सी होती है, हाँ तो ठीक है रस्सी है तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो कितना है, एम इंटू जी प्लस ए होगा। और ये क्या है, इसका एपरेंट वेट है, क्या हो गया, एपरेंट वेट। आप इसे राइट भी कर लें, आप नोट कर ले नोटबुक में, एपरेंट वेट हो गया और हो गया। फिर कंडीशन हमारे पास थर्ड आता है, जब ये बॉडी ऊपर ही जा रही थी लेकिन जो इसे कुछ कारण से जो है इसे अब क्या करेगा, रुकना पड़ जाएगा। आप इसे भी नोट कर लें, फिर हम इसी को क्या करेंगे, फिर हम जो है इसी कंडीशन दूसरा लेंगे। तो क्या है, व्हेन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन तो फाइंड आउट एपरेंट ऑफ वेट ऑफ मैन। इस मैन की क्या है, हमें एपरेंट वेट निकालनी है जब इसका क्या हो गया, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर ही जा रहे हैं और क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के कारण जो है, लेकिन ये रिटार्ड कर रहा है, और रिटार्ड ये जब भी कर रहा है मतलब ये मोशन को अपोज कर रहा होगा। ये अगर ये ऊपर की ओर जाए तो ये नीचे होगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसमें नेगेटिव होगा। लेकिन आपको ये जानकर मज़ेदार होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया लेकिन जो है ये नॉर्मल ज़्यादा है, अभी भी ऊपर जा ही रहा होगा लिफ्ट। तो लिफ्ट जो अगर ऊपर जाएगा तो हमें एन माइनस क्या करना है, एम जी करना है। और एम जी क्योंकि नॉर्मल ऊपर है इक्वल टू एम हो गया और इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो एन माइनस से तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एम जी हो गया माइनस एम ए हो गया, तो एम इंटू जी माइनस ए हो गया। ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा एम जी इंटू ए हो गया। कंडीशन ये है, आप जो है मैंने कितना 3 कंडीशंस फुलफिल हो गया है भाई। एक बार क्या था, अपवर्ड जा रहा था विथ एक्सेलरेशन ए, लेकिन अपवर्ड जा रहा है, लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या है, अपवर्ड जा रहा है लेकिन उसका जो है रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन में से बोला एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। हम उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे और नेक्स्ट हो गया एक्सेलरेशन एपरेंट वेट जो हमने निकाल ली है। और हम अब जो है इस लिफ्ट को कितना नीचे ले जाना है, अगर ऊपर ही कितने ले जाएंगे, ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाने से कुछ नहीं होने वाला है, जो करना है यही नीचे करना है। तो भाई आओ एक बार तो ऊपर का आ गया और ऊपर के बाद हो गया, तीसरा कंडीशन मेरा हो गया था। अब हम चौथा कंडीशन लेंगे और चौथा कंडीशन में जो है हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, नीचे लेकर के आएंगे। तो नीचे बॉडी को तो इसका हम एरो क्या किया जाए, कम किया जाए। लेकिन नीचे ले आने के लिए जो है ना, इससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं कर रहा, इसका अपना वेट ही कम काफ़ी है। तो हम जो है ये एन माइनस एम जी इक्वल टू कितना होगा, एक्सेलरेशन तो होगा, ये एक्सेलरेशन से ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हमें क्या देखना है, इसमें नेट फोर्स आखिर बताइए तो इसमें कौन फोर्स ज़्यादा होगा, आप कमेंट करके लिखकर बताइए। तो डाउनवर्ड वाले फोर्स ज़्यादा होगा या अपवर्ड वाले जो ये नॉर्मल लग रहा है ये ज़्यादा होगा, आप कमेंट जो है कमेंट करके बताइए। और जो है ठीक है, तो हम आगे करते हैं, आप कमेंट करके बता दिए होंगे, उम्मीद है हमें। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, जो एम जी और नॉर्मल अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर नीचे है तो इसका मतलब नेट फोर्स भी क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो कितना हो गया, तो इसका मतलब एम जी फोर्स कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, माइनस एन इक्वल टू कितना हो गया, एम ए। इससे कहते हैं चलते हैं, पहले एक लाइन में लिख लेते हैं, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट व्हेन इफ द लिफ्ट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए। तो इसका हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल को इधर ले, इसको इधर ले तो ठीक है। तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो गया,
हम इसे क्या करेंगे, आप इधर लीजिए, तो चलिए इजी ही लेते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो और माइनस एम ए इक्वल टू एन, अब तो नहीं आप लोगों का होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और कॉमन लेते हैं मास, और जी माइनस ए हो गया। ये कब है, जब ये बॉडी ये लिफ्ट जब नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, then the weight of the man and apparent weight of a man is m into g minus a होगा। यानी इस एक्चुअल वेट के कितना होगा, एक्चुअल वेट से कम होगा। इसका लिए एक्चुअल वेट कितना है, mg था, वह mg इसका एक्चुअल वेट है, और एक्चुअल वेट में कौन हो गया, ये ma कट गया है, एक्सेलरेशन के कारण इसका वेट क्या है, घट रहा है ma। अगर ये माइनस हो गया एम वेट, तो एक्चुअल वेट से तो ये अपरेंट वेट कितना हो गया, कम हो गया। जब ये अगर इसका मतलब है हम अगर लेफ्ट से जो नीचे उतरते हैं तो मेरा वेट कम हो जाता है। एक्चुअली मेरा ये भी तो फिजिक्स यही कर रहा है, वेट कम हो जाता है, और ऐसा होता भी है, आपको ऐसा फील होगा अगर जो है आप चलते हैं। लेकिन हम जो है फिर यहीं एक कंडीशन आती है, जब है और जो इस लिफ्ट को हम नीचे लेकर के जा रहे हैं, अब इसे रोकना भी तो पड़ेगा है। ग्राउंड फ्लोर पर जब ये पहुंचेगा तो इसे रोकना तो जरूरी है, या अगर कोई कहीं रुके ना रुके अगर, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर आकर इसे क्या होगा, रुकना पड़ेगा। अगर किसी ये मकान में है तो ग्राउंड फ्लोर पर ये अगर रुकेगा तो भाई इसे रिटार्डेशन होगा, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन से लाएगा तो मधार फोड़ेगा। क्योंकि जैसे ही अगर ग्राउंड फ्लोर पर मान लो इधर ग्राउंड है और ये जाकर के रुकेगा, तो इस ग्राउंड पर जो अगर ये रुकेगा तो भाई इसे तो स्लो होकर का धीरे धीरे आना पड़ेगा इसे, तो ये धीरे धीरे आएगा, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी। तो हमें लिखा था हमें इसमें आपको जो है चौथा था ना, हाँ आप पाँचवा, हाँ चौथा हो गया था, और ये कितना हो गया, पाँचवा हो जाएगा लगभग। तो ये जो कहता है हमें लिखना है एपरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट व्हेन इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के साथ जो है ये नीचे मूव कर रहा है, तो इसमें रिटार्डेशन हो गया, यानी एक्सेलरेशन जो ये था वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो हमें लेकिन जो यहाँ फोर्स कौन ज़्यादा है, अभी भी mg ही ज़्यादा है, तो mg हो गया और माइनस इसमें नॉर्मल हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, नॉर्मल ऊपर है और ये इधर हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ma। लेकिन ये हम डायरेक्शन जो इसका नेगेटिव साइन है हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। अगर रिटार्डेशन होगा तो इसे, अगर रिटार्डेशन ये होगा तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो mg हो गया और माइनस ये माइनस ma हो गया, तो ये प्लस कितना हो गया, ma इक्वल टू कितना हो गया, नॉर्मल। तो नॉर्मल इक्वल टू कितना, m कॉमन ले ले, बिल्कुल ले, और g प्लस a हो गया, g प्लस ए हो गया, इसका m इंटू जी प्लस ए हो गए। अब इसका मतलब है जो भाई इसका जो एक्चुअल वेट कितना है इस पर्सन का जो इसमें अंदर आ रहा है उसका कितना mg है, और ये ma इस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के कारण जो है इसका ma फोर्स आ गया है, और ये रिटार्डेशन के कारण इसका वेट कितना है, टोटल एपरेंट वेट जो है ये क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए हो गया, यानी एपरेंट वेट इसका इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है। लेकिन क्या हमेशा ये बढ़ा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ये ग्राउंड पर आकर ये क्या होगा, रेस्ट होगा, रुकेगा, फिर एक्चुअल वेट की जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें और इसमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, आखिर जब ये तो था वह तो ये कि यहाँ रस्सी लगा करके ऊपर जा रहा था, अगर भगवान न करे जो है इसका रस्सी ही यहाँ से कट हो जाए, बीच में होगा, तो क्या होगा, ये भी कंडीशन है। और ये पर्सन को कैसा फील होगा, ये अंदर में जो पर्सन बैठा हुआ है, एक मेन आदमी बैठा हुआ है या खड़ा है इस लिफ्ट में, तो इसका कैसा फील होगा जब ये फ्री फॉल कर जाए। तब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जब ये फ्री फॉल कर जाएगा तो क्या होगा, आप ये कमेंट में लिख करके बताएंगे। अगर फ्री फॉल हो जाए तो क्या हो जाएगा इस पर्सन को, देखिए इसका वेट कितना हो जाएगा, 0। इसे कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा वेट है कि नहीं है, कोई इसको पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, सीधा इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी है फॉलो हो जाएगा वहाँ पे ग्रेविटी का, और इसे वेटलेसनेस कंडीशन कहते हैं, इसे वेटलेसनेस।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा, और जो है आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, कमेंट भी कर दिए होंगे, और जो है लाइक भी कर लिए होंगे। अगर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो है बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। देखिए इसके बाद जो है 11th जो मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो है इसका एक चैप्टर और जो है 12th पोर्शन से मैं शुरू करना चाहता हूँ, वह है इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट्स जो है काफ़ी बच्चों की जो है इसमें क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होता है और इलेक्ट्रोस्टेट्स समझ में नहीं आता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने फ्रेंड को भी बोल दीजिए, और जो है एक्सल क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेट जो है हम जो है अब बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच यह इलेक्ट्रोस्टेट्स के जो है वीडियो आना शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए। दोनों चलेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और इलेक्ट्रोस्टेट्स दोनों पैरेलल में चलेंगे, लेकिन 1 डे में गैप में चलेंगे। एक दिन इलेक्ट्रोस्टेट का आएगा तो एक दिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की आएगा। इस तरह से अल्टरनेट में हम जो है दोनों चैप्टर को यानी 11th और 12th दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे, जिससे कि आप जो है 11th के पढ़ रहे हैं उससे भी बेनिफिट हो, और 12th में जो पढ़ रहे हैं उससे भी बेनिफिट हो, नीट वाले के लिए भी बेनिफिट हो, जेई के वाले के लिए बेनिफिट हो, यानी सभी आदमी जो है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे आदमी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका वेलकम रहेगा। तो धन्यवाद। आप जो है अभी तक जो है अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।